नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। टुनाइट एट 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको 2019 की चुनावी चाल समझाने के लिए हम फिर से हाजिर हैं। कुर्सी का किस्सा हर बीते दिन के साथ दिलचस्प होता चला जा रहा है। बार पलटवार जोड़ तोड़ के सियासी खेल में आज क्या क्या हुआ, आपको सब कुछ हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले खबर आज की सबसे बड़ी राजनीतिक मुलाकात की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इन दिनों संपर्क फॉर समर्थन अभियान चला रहे हैं। मुंबई में वो इसी काम के लिए गए थे और लगे हाथ संपर्क फॉर गठबंधन भी करने के लिए शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पहुंच गए। अमित शाह को शाम 6:30 बजे मातोश्री पहुंचना था, लेकिन उनका शेड्यूल करीब सवा घंटे तक आगे बढ़ गया। अमित शाह शाम 7:45 बजे मातोश्री पहुंचे, जहां पर उद्धव ठाकरे और उनके बेहद करीबी शिवसेना के नेता इंतजार कर रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। बहुत देर कर दी मेहरबा, आते आते ये दिमाग में आ रहा होगा उद्धव ठाकरे के, लेकिन आपको क्या लग रहा है, इतनी देर लंबी मुलाकात चल रही है, बात बनेगी? बिल्कुल अच्छा सही कहा आपने कि इसीलिए उद्धव ठाकरे ने आज सामना के जरिए कहीं के पहले ही हुंकार भर दी थी कि इतने 4 साल बाद क्यों याद आई आखिरकार बीजेपी को शिवसेना की। याद तब आई जब पालघर में जब शिवसेना ने बहुत भारी मत, जो वहां पे जीत भले नहीं मिली हो, लेकिन वहां पर काफी सारे अच्छे वोट मिले शिवसेना के कैंडिडेट को। इसलिए साफ साफ कहीं न कहीं साफ कह दिया गया कि 2019 का चुनाव है वह शिवसेना किसी भी सूरत में अकेले लड़ने वाली है। आज शाम तक लगातार जो शिवसेना के नेता संजय राउत हैं वह लगातार कहते रहे किसी भी सूरत में शिवसेना झुकने वाली नहीं है, वह 2019 में चुनाव अकेले लड़ने वाली है। लेकिन इस बीच के अमित शाह उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे हुए, इसलिए अमित शाह से लगातार मुलाकात हो रही है। आपको ये भी बता दूं कि यहां पर सिर्फ इस बीच पिछले आधे घंटे से लगातार उद्धव ठाकरे और अमित शाह सिर्फ एक बंद कमरे में दो ही नेता ऐसे हैं जो बैठे हुए लगातार बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और तमाम जो इश्यूज हैं जो पिछले 4 साल से लगातार उद्धव ठाकरे के मन में खटक रहे हैं, जो सामना के जरिए तमाम पब्लिक फोरम पर लगातार वह कहते आए हैं कि बीजेपी क्या क्या उनके साथ करती आई है, वह तमाम इश्यूज पर लगातार बातचीत हो रही है। लेकिन इसका आउटकम क्या निकलेगा यह जरूर आने वाला समय बताएगा। क्या उद्धव ठाकरे पिघलते हैं या नरम पड़ते हैं, या फिर उद्धव ठाकरे अपने रुख पर कायम रहते हैं कि 2019 का चुनाव है नरम तो वो काफी अरसे से नजर आ रहे हैं। नरम पड़ते हैं या नहीं पड़ते हैं, 1 घंटे से भी लंबी मुलाकात चल रही है। अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए, फिर से आपके पास अपडेट के लिए लौटेंगे। बहरहाल अमित शाह के पहुंचने में देरी हुई इस मुलाकात में, क्योंकि इससे पहले वो सिद्धि विनायक मंदिर गए थे। आपको ये भी बताते चले यहां पर कि अमित शाह का संपर्क फॉर समर्थन कार्यक्रम मुंबई में जोर शोर से चल रहा था और इस दौरान वो माधुरी दीक्षित से मिले। लता मंगेशकर से उनको मिलना था, वो नहीं मिल पाए क्योंकि लता दीदी की तबीयत खराब हो गई। बहरहाल संपादकीय बहुत कड़क अंदाज में आज पहले से ही सामना में छाप दिया गया था। उद्धव ठाकरे से अमित शाह की मुलाकात संपर्क फॉर गठबंधन थी और इस दौरान इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष संपर्क फॉर समर्थन का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए अभिनेत्री माधुरी दीक्षित से मिलने के लिए पहुंचे। माधुरी दीक्षित के साथ उनके पति डॉक्टर श्रीराम नेने को भी अमित शाह ने मोदी सरकार की 4 साल की उपलब्धियां बताई। माधुरी दीक्षित से मुलाकात के बाद अमित शाह ने उद्योगपति रतन टाटा से मिलकर 2019 के लिए समर्थन मांगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ संपर्क फॉर समर्थन अभियान में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी थे। अमित शाह की संपर्क लिस्ट में माधुरी दीक्षित और रतन टाटा के अलावा भारत रत्न लता मंगेशकर का नाम भी था, लेकिन लता दीदी के साथ मुलाकात नहीं हो सकी। खुद लता मंगेशकर ने इसकी वजह बताते हुए ट्वीट किया कि उन्होंने लिखा कि आज बीजेपी के अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी से मेरी मुलाकात होने वाली थी, परंतु मुझे फूड पॉइजनिंग होने की वजह से मैंने फोन पर बात करके उनसे मिलने की असमर्थता व्यक्त की और अगली बार जब भी वो मुंबई आएंगे तब उनसे मिलने का निवेदन किया। अमित शाह के संपर्क फॉर समर्थन अभियान पर मुंबई की राजनीति में काफी हलचल भी होती रही। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने इस पर कार्टून बनाया जिसमें अमित शाह की सेलिब्रिटी लिस्ट के पीछे बीजेपी के कार्यकर्ता को छिपा हुआ दिखाया गया है। वहीं मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम ने 2 तस्वीरें ट्वीट की। एक तस्वीर अमित शाह और माधुरी दीक्षित की मुलाकात वाली थी, दूसरी तस्वीर मंदसौर में किसान को गले लगाते हुए राहुल गांधी की थी। संजय निरुपम ने तस्वीरों के साथ लिखा कि एक ही दिन एक ही वक्त बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ग्लैमर की दुनिया में और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गरीब जरूरतमंद किसान के साथ।
ये है दोनों पार्टियों की प्राथमिकताओं में फर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी की 2014 की जीत में संघ की बड़ी भूमिका मानी जाती है। संघ बार बार कहता रहा है कि उसका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन 2019 से पहले प्रणब मुखर्जी को अपने मुख्यालय बुलाकर संघ ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। नागपुर में कल संघ का दीक्षांत समारोह यानी कि संघ शिक्षा वर्ग कार्यक्रम है। 3 साल की ट्रेनिंग वाले स्वयंसेवकों के बीच भाषण देने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस बार पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को बुलाया है। कभी संघ के कट्टर विरोधी रहे प्रणब दा नागपुर पहुंच भी चुके हैं। संघ मुख्यालय में तैयारियां जोरों पर हैं। प्रणब दा संघ मुख्यालय पर क्या बोलेंगे, इस बारे में उन्होंने कोई इशारा नहीं किया है। कांग्रेस बीजेपी संघ सबकी धड़कनें इस बात को लेकर बढ़ी हुई हैं। खैर एक बात साफ है, इस मंच से दादा जो भी बोलेंगे दिल से बोलेंगे। ये उनके मन की बात होगी, क्योंकि वो ना तो किसी संवैधानिक पद के दायरे में हैं और ना ही किसी राजनीतिक दल के दायरे में। प्रणब मुखर्जी आज और कल की रात नागपुर में ही बिताएंगे। उनके ठहरने का इंतजाम राजभवन में किया गया है। उनके इस दौरे को संघ सामान्य बता रहा है। संघ इसे नवीन संपर्क कहता है, मतलब कि नए लोगों से संपर्क बढ़ाना। संघ को लगता है कि विरोधी विचारधारा के लोगों को संघ मुख्यालय बुलाने से उनकी सोच बदली जा सकती है। अब प्रणब दा की सोच बदले या ना बदले, लेकिन कांग्रेस की बेचैनी तो संघ ने बढ़ा ही दी है। प्रणब दा पश्चिम बंगाल के कद्दावर नेता हैं। वहां बीजेपी और संघ दोनों पूरा जोर लगा रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि प्रणब दा को संघ के मंच पर बुलाकर पश्चिम बंगाल के लोगों को बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। इंडिया न्यूज को सूत्रों से पता चला है कि प्रणब दा कल आरएसएस के मंच से संविधान, असहनशीलता, महिला सुरक्षा और हैप्पीनेस इंडेक्स जैसे मुद्दों पर अपनी बात रख सकते हैं। वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को नागपुर बुलाकर संघ ने बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। प्रणब दा के नागपुर पहुंचने से पहले ही सोशल मीडिया पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो लाठी दांव आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये वीडियो गुजरात के वडोदरा का है। इस वीडियो में संघ प्रमुख एक स्वयंसेवक को सिखा रहे हैं कि लाठी कैसे चलाई जाती है। 30 मई को मोहन भागवत वडोदरा पहुंचे थे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों पर हुई गोलीबारी की घटना की पहली बरसी पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के तीखे तेवर देखने को मिले। मंदसौर में किसानों की रैली में राहुल ने हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश में चुनाव का बिगुल भी फूंक दिया। किसान समृद्धि संकल्प रैली में राहुल ने किसानों से एक बड़ा वादा भी कर डाला। उन्होंने मंच से ऐलान किया कि जिस दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। मैं आपसे 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले जो मैंने कहा, 10 दिन के अंदर आपका किसानों का कर्जा माफ करके मैं गारंटी कर रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ होगा। जो आपने पिछले 15 सालों में सहा है, जो आपका अपमान हुआ है, उसके लिए आपको हमें मदद करनी है। आपका कर्जा माफ हम करके दिखाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रैली में केंद्र की मोदी और सूबे की शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा, शिवराज सरकार इतनी संवेदनहीन है कि उसने अपना हक मांग रहे किसानों पर 1 साल पहले गोलियां चलवा दी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में किसान अपना हक मांग रहा है, आत्महत्या कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। राहुल ने कहा कि चाहे वे पीएम मोदी की सरकार हो या फिर किसी राज्य में बीजेपी की सरकार, इनके दिलों में किसानों के लिए जगह ही नहीं है। राहुल ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मोदी जी पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई गलत है। पढ़े लिखे हैं मगर सही बात नहीं पढ़े हैं। पढ़ाई गलत है, आरएसएस की पढ़ाई है। उनके दिल में क्रोध डाल रखा है, गुस्सा डाल रखा है, नफरत डाल रखी है। हमारी पढ़ाई दूसरी है, कमलनाथ जी की, सिंधिया जी की, मेरी प्यार की पढ़ाई है। हम सबको जोड़ते हैं। खैर, मैं वापस जाना चाहता हूं।
रैली से पहले राहुल पुलिस फायरिंग में पिछले साल मारे गए लोगों के परिवार वालों से भी मिले। उन्होंने पीड़ित परिवारों से वादा किया कि कांग्रेस की सरकार आने पर फायरिंग में मारे जाने वाले लोगों के परिवारों को 10 दिन के अंदर न्याय मिलेगा। इस दौरान राहुल से मिलते समय पीड़ित परिवार के कुछ सदस्य रो भी पड़े। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया। पहले तो राहुल गांधी खुद ये बताए, उनकी सरकार ने बरसों तक राज किया, सिंचाई का पानी तक तो दे नहीं पाएंगे। 7.5 लाख हेक्टेयर में कांग्रेस राजा नवाब अंग्रेज सबने सिंचाई की व्यवस्था की, अकेले शिवराज ने बढ़ा के पहुंचा दी। 40 लाख हेक्टेयर में बांध सुधारा तो इनसे बना नहीं, कोई बांध तो इनसे बने नहीं। ये कांग्रेस बात करती है किसानों की। 18% ब्याज पे कर्जा देने वाली कांग्रेस ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने 0% ब्याज पे कर्ज देने का फैसला किसान को किया। राहुल गांधी किसानों के नाम पर मोदी सरकार पर हमलावर हैं, तो इसकी काट के लिए मोदी कैबिनेट ने आज गन्ना किसानों के लिए पैकेज का ऐलान कर दिया। गन्ना किसानों के लिए केंद्र सरकार ने 8,000 करोड़ की मदद की घोषणा की है। ये पैसा सीधे तौर पर गन्ना किसानों के पास जाएगा। हालांकि इससे चीनी का स्वाद थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा, क्योंकि मोदी कैबिनेट ने चीनी के लिए 29 रुपए प्रति किलो के हिसाब से न्यूनतम मूल्य के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इससे चीनी थोड़ी महंगी हो सकती है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार का ये फैसला गन्ना किसानों का बकाया 22,000 करोड़ रुपए देने में काफी हद तक मदद करेगा। हमने बतलाया था कि जो हम पैसा दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं मिल मालिक के भाया, लेकिन जाएगा वो सीधे किसान के क्या कहते हैं खाते में कहते जाएगा, और जिस किसान का बकाया होगा उसको पैसा मिल मालिक को देना होगा। जिसका बकाया क्या कहते हैं कि नहीं होगा वो मिल मालिक के क्या कहते हैं खाते में क्या कहते हैं कि रहेगा, लेकिन ये सीधे जो है जाएगा जो किसान है उनके खाते में। किसानों की बात चल ही रही है तो नीतीश सरकार का दाव भी दिखा देते हैं आपको। केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना का विरोध करते रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औपचारिक रूप से एनडीए सरकार की महत्वाकांक्षी फसल बीमा योजना को खारिज कर दिया है। इसके बदले सीएम नीतीश एक नई योजना लेकर आए हैं जिसमें किसानों को बिना प्रीमियम अदा किए मुआवजे का प्रावधान है। फसल सहायता योजना के तहत बिहार के किसानों को उनकी फसल खराब होने की स्थिति पर राज्य सरकार मुआवजा देगी। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को प्रत्येक खरीफ और रबी की फसल के मौसम में ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस योजना के तहत फसल की वास्तविक उपज दर में 20% तक की कमी होने पर 7,500 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 15,000 और 20% से अधिक क्षति पर 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 20,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान इस योजना पर मुहर लगी। इसके साथ ही बिहार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे से निकालने वाले और किसानों को फसल नुकसान पर राहत देने के लिए ऐसी योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। उन्होंने यहाँ की परिस्थिति को देखते हुए सरकार ने एक फैसले लिए कि यहाँ पर हम बिहार राज्य फसल सहायता योजना जो है जाकर के इसकी मंजूरी मिली है, और इसमें राज्य के जो हमारे अन्नदाता किसान भाई बहन हैं उनको एक अच्छा मौका है अगर बिना प्रीमियम के उन परिस्थितियों में जब फसलों का नुकसान होगा उन्हें मुआवजे की राशि के बैंक के खाते में भेजी जाएगी। लोकसभा चुनाव में अभी करीब 1 साल बाकी है, लेकिन बिहार में लोकसभा सीटों का बंटवारा बीजेपी के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। उसके सहयोगी दल जिस तरह से सीटों की डिमांड कर रहे हैं उसे अगर बीजेपी मान ले तो बिहार में 22 सांसदों वाली बीजेपी के पास सिर्फ 5 सीटें ही रह जाएंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से लोकसभा की 40 में से 25 सीटों को मांगे जाने के बाद अब रामविलास पासवान की एलजेपी यानी कि एलजेपी ने 7 सीटों पर दावा ठोक दिया है। बीजेपी की एक दूसरी सहयोगी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी कि आरएलएसपी ने अब तक अपना दावा पेश नहीं किया है, लेकिन उसके पास 3 सांसद हैं और अगर वो 3 सीटों का दावा पेश भी करती है तो बीजेपी के पास सिर्फ 5 सीटें ही बचेंगी। एलजेपी का कहना यह है कि अब 2014 वाली स्थिति नहीं है। 2019 में बीजेपी अकेले कुछ नहीं कर सकती है, उसे सबको साथ लेकर ही चलना होगा। एलजेपी ने कहा कि लोकसभा में हम 40 में से 7 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 6 पर जीते थे। हमारा 7 सीटों का दावा तो बनता ही। यहाँ से कुछ साल पहले जब पुराना जदयू और भाजपा गठबंधन था तो उसमें जदयू लड़ती थी 25 सीट पर लोकसभा में और भाजपा के लोग लड़ते थे 15 सीट पर।
वो 25-15 का रेशियो है, तो वो तो समय बीत गया। अब नया गठबंधन शुरू हुआ, अब नए पार्टनर्स आ गए। अब हम लोग उस समय में तो पहले 2 ही पार्टनर्स थे, जदयू और भाजपा के लोग थे। अब हम लोग उसमें 4 दावेदार हो गए। पहले 2 भाई थे, अब 4 भाई हो गए। तो सीट का बंटवारा तो उसी हिसाब से होगा। तो उसमें सब लोग बैठेंगे, बैठ के जिनका जो वाजिब हक बनेगा वो मिल जाएगा। उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद से बिहार की राजनीति में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने आज एनडीए को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। केसी त्यागी ने ये बयान उद्धव ठाकरे और अमित शाह की मुलाकात पर दिया है। उन्होंने शाह और उद्धव की मुलाकात को अच्छा लेकिन देर से उठाया गया कदम बताया। सही समय पर सही कदम नहीं उठाए जाते तब इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन मुझे फिर भी प्रसन्नता है कि देर से ही सही वो सहयोगी दलों को इन्वॉल्व करने के लिए और एड्रेस करने के लिए तैयार है। लेकिन देर तो कर दी सर अमित शाह ने। टीडीपी जैसा विश्वास साथी चला गया, शिवसेना जैसा जो सबसे पुराना साथी था वो चला गया और औरों में भी बेचैनी है। केसी त्यागी ने कहा कि आज टीडीपी एनडीए से अलग हो चुकी है और शिवसेना की एनडीए से लगातार खटपट चल रही है। यहां तक कि पीडीपी से भी गठबंधन ना के बराबर है। अकाली अलग से रूठे हुए हैं। त्यागी ने कहा कि आज एनडीए की स्थिति बेहद खराब है। हम काफी लंबे समय से इस बात के हामी रहे हैं कि एनडीए की बैठक होनी चाहिए। एनडीए के घटक दलों के ग्रीवांसेस को समय समय पर एड्रेस करना चाहिए, चाहे पीडीपी हो, अकाली दल हो, शिवसेना हो, टीडीपी हो या जेडी हो। अफसोस है कि लंबे समय तक कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया और अब जब कोऑर्डिनेशन के प्रोसेस शुरू हुए हैं, टीडीपी विदा दे चुकी है, अलविदा कर चुकी है और शिवसेना मानने को तैयार नहीं है। केसी त्यागी ने यह भी कहा कि जेडीयू को रोज नए तरीकों से परेशान किया जा रहा है। बिहार में जेडीयू ने सरकार में बीजेपी को डिप्टी सीएम से लेकर मंत्री तक बनाया, लेकिन केंद्र में जेडीयू ना सरकार का हिस्सा है, ना ही गठबंधन का, ना ही उसे नीति निर्धारण में शामिल किया जाता है, जबकि बीजेपी को नीतीश कुमार का सदुपयोग करना चाहिए। पिछले 12 साल से एनडीए की सरकार है वहां पर, इसमें किसी को क्यों ऐतराज होना चाहिए कहने में कि नीतीश कुमार की जो गुड गवर्नेंस है, नीतीश कुमार की जो छवि है, उसका एनडीए फायदा उठाएगा। बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार है, लेकिन जेडीयू के तेवरों ने इस गठबंधन को लेकर कई सवालों को अब जन्म दे दिया है और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों दलों का ये साथ और क्या क्या मोड़ लेता है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी 2019 में राम मंदिर के मुद्दे को आगे बढ़ाएगी या फिर विकास के नाम पर चुनाव लड़ेगी, इसे लेकर बीजेपी में ही अब 2 राय सामने आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था कि बीजेपी विकास के एजेंडे के साथ है, जिससे विनय कटियार ने इत्तेफाक नहीं रखा। यहां तक कि अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े साधु संतों ने भी बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर राम मंदिर नहीं बना तो वो मोदी के विरोध में आ जाएंगे। अब इसी कड़ी में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी नकवी के बयान से अलग लकीर खींच दी है। सुब्रमण्यम स्वामी का साफ कहना है कि चुनाव सिर्फ विकास के सहारे नहीं जीता जा सकता। स्वामी जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरे बयान को, खासतौर पर दोनों लोगों की भावना से? तो मैं सहमत हूं, क्योंकि ये हमारी वचन है, मैनिफेस्टो में है, इसको कभी भूल ही नहीं सकते। और पता नहीं ये ख्याल कैसे आया, क्योंकि हमारी नकवी ने कह दिया था, तो अब नकवी के तो अंतिम फैसला नहीं होगी ना, वो तो जब मैनिफेस्टो बनेगी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी उसको स्वीकार करेगी। बट नकवी को अपनी मत रखने का अधिकार तो है ही, और वो बड़े सूझबूझ के व्यक्ति हैं, और उसने या किसी के कहने पर कहा या खुद कहा मैं नहीं जानता, बट वो ख्याल तो हम तो कभी स्वीकार नहीं कर सकते। मैं पहले से कह रहा हूं, अगर राम मंदिर नहीं बना तो क्या 2019 में श्राप लग जाएगा बीजेपी को? यदि जानबूझकर नहीं बनाया तो श्राप लगेगी, राम की श्राप लगेगी, और कोई है बच नहीं सकता। एक देश एक चुनाव की मुहिम को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का समर्थन मिल गया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बड़े दल तो मैनेजमेंट पर चुनाव लड़ जाते हैं, रीजनल पार्टीज कैसे चुनाव लड़ पाएंगी, लेकिन जल्द चुनाव होगा तो हम तैयार हैं। अखिलेश ने तो यहां तक कह डाला कि यूपी का चुनाव 2019 में ही करवा लो, हम उसके लिए भी तैयार हैं। मंगलवार को ही एक देश एक चुनाव को लेकर यूपी सरकार ने दरअसल
अपनी 7 सदस्यीय कमेटी जो बनाई थी उसकी रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सभी चुनाव 2024 में एक साथ कराने की सिफारिश की थी। कमेटी ने 2029 से लोकसभा से लेकर पंचायत तक के सभी चुनाव एक साथ कराने का सुझाव दिया। वन नेशन वन इलेक्शन और अपना कार्यकाल सुनने में बढ़ा लिया है। ये जल्दी करा दो, हम तो तैयार हैं वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। आप 19 में ही करा लो, हम तो पूरी तरीके से तैयार हैं समाजवादी लोग कि 19 में ही आप वन नेशन वन इलेक्शन करा लो। क्यों इंतजार करते हो? क्योंकि आप 19 में सबसे ज्यादा स्टेटों का चुनाव कराना चाहते हैं। तो इससे अच्छा कहां मौका मिलेगा? देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, संदेश तो यहां से जाए। हम तो स्वागत करते हैं अगर वन नेशन इलेक्शन हो। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए फिर से सियासी गलियारों में हलचल अब शुरू हो गई है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने आज प्रस्ताव पेश कर दिया। दिल्ली सरकार ने विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया है। इन 3 दिनों के स्पेशल सेशन में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा। हालांकि आज इस पर चर्चा नहीं हो पाई। माना यह जा रहा है कि कल इस पर चर्चा होगी और फिर प्रस्ताव पारित कर उसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। केजरीवाल पहले भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की बात कह चुके हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली विधानसभा से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव पास होने से कोई फायदा होगा। इसकी वजह ये कि ये प्रस्ताव पहले भी दिल्ली विधानसभा से कई बार पास हो चुका है, लेकिन 2019 के चुनावों में इसका राजनीतिक फायदा बीजेपी के विरोधियों को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की बात अपने मैनिफेस्टो में कही थी। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे और ब्रेक के उस पार बात करेंगे पतंजलि के मेगा फूड पार्क की, जिसने योगी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था कि क्या वाकई यूपी में ईज ऑफ बिजनेस है या नहीं। ब्रेक के उस पार कर डॉक्टर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ग्रेटर नोएडा में फूड पार्क को लेकर यूपी की योगी सरकार और योग गुरु बाबा रामदेव के बीच सुलह हो गई है। सीएम योगी ने खुद इसे लेकर स्वामी रामदेव से फोन पर बातचीत की, जिसमें ग्रेटर नोएडा में फूड पार्क बनाने आवंटन के मामले को रखा जाएगा। इससे पहले पतंजलि के सह संस्थापक आचार्य बालकृष्ण ने यूपी सरकार पर लेट लतीफी का आरोप लगाते हुए कहा था कि अब पतंजलि ग्रेटर नोएडा में फूड पार्क नहीं बनाएगा और उसके लिए दी गई जमीन यूपी सरकार को लौटा दी जाएगी। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से फोन पर बात की और सारी गलतफहमियां दूर की। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में 425 एकड़ में पतंजलि का फूड एंड हर्बल पार्क तैयार होना है और इस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार से भी मंजूरी मिल चुकी है। ग्रेटर नोएडा में मेगा फूड पार्क के कैंसिलेशन को लेकर आए आचार्य बालकृष्ण की ट्वीट ने उत्तर प्रदेश सरकार को हिला के रख दिया। रात को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा रामदेव के साथ बातचीत की। बाबा के साथ बात करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक विकास आयुक्त अनूप चंद पांडे और सतीश महाना के साथ बातचीत करके पूरे मामले का हल निकाल लिया और उसके बाद बाबा रामदेव को सूचित कर दिया गया कि मेगा फूड पार्क में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। अगली कैबिनेट की जब बैठक होगी तो उसमें जमीन संबंधित जो मामला है उसे फाइनल करा दिया जाएगा और आपका काम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं, लेकिन कांग्रेस ने तो सीटों को लेकर दम भरना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में आंतरिक सर्वे कराया है, जिसमें उसने 7 में से 5 सीटें जीतने का दावा कर दिया है। कांग्रेस के इंटरनल सर्वे के मुताबिक अभी चुनाव हुए तो चांदनी चौक, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली सीट पर कांग्रेस की जीत पक्की है, जबकि बीजेपी 1 से 2 सीट और आम आदमी पार्टी को 1 लोकसभा सीट मिलने के बाद कांग्रेस के सर्वे में सामने आ रही है। इस आंतरिक सर्वे में दिल्ली की जनता की पहली पसंद कांग्रेस पार्टी को बताया जा रहा है। सर्वे कहता है कि लोकसभा चुनाव अभी हुए तो कांग्रेस को 41.2%, बीजेपी को 27.4% और आम आदमी पार्टी को 16.8% वोट मिल सकते हैं। हालांकि सर्वे में नेता के तौर पर केजरीवाल को अब भी जनता में ज्यादा पॉपुलर बताया गया है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के जरिए अशोक गहलोत का मजाक उड़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आलू से सोना उगाने की तरह राहुल के बयान के बाद अशोक गहलोत पानी से बिजली निकाले।
ये बांध बना रहा है, उसमें बिजली के बनाएगा, और जब पानी में जब बिजली निकल जाएगी, पानी खेतों में जाएगा, आपके खेतों में जाएगा, तो पानी में बिजली निकल जाएगी, उसकी ताकत ही खत्म हो जाएगी, तो आपके खेतों में पानी काम क्या आएगा। वीडियो वायरल हुआ तो अशोक गहलोत ने खुद सामने आकर सफाई दी और कहा कि ये वीडियो पूरा नहीं है, एडिट किया गया है। गहलोत ने इसे बीजेपी की ओछी हरकत बताया। इनके चाल चेहरे सबके सामने आ चुके हैं, तो मैंने कहा ये इनके लिए नई बात नहीं, क्योंकि ये संस्कार बचपन से ऐसे ही पड़े हुए हैं, जब से ये जनता का निर्माण हुआ है। ये मैंने कहा, अब उसको तोड़ मोड़ के करे तो उनकी मर्जी है। मैं तो समझता हूँ कि आज जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, जो बाद में कहना चाहता था वो मीडिया ने उसको ढंग से उठाया नहीं था। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के चीफ जस्टिस के एम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने पर केंद्र और सुप्रीम कोर्ट कोलिजन के बीच जारी गतिरोध के बीच एनडीए के सहयोगी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने न्यायपालिका पर बड़ा हमला बोला है। कुशवाहा ने सुप्रीम कोर्ट कोलिजन पर भी सवाल खड़े कर दिए। कुशवाहा ने कोलिजन व्यवस्था को लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया। उन्होंने कोलिजन व्यवस्था को एक पक्षपातपूर्ण प्रणाली बता दिया, जो कि न्यायाधीशों को अपने उत्तराधिकारी चुनने की इजाजत देता है। उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में एक कार्यक्रम में कहा कि मौजूदा समय में न्यायपालिका के रुख से लगता है कि जज दूसरे जजों की नियुक्ति नहीं करते हैं, वास्तव में वे अपने उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। कुशवाहा यही नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि कोलिजन व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी है और न्यायाधीश परिवारवाद में शामिल है। एक तरह से कहा जाए कि बिल्कुल यह जो कॉलेजियम सिस्टम है, हमारी पूरी प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर ब्लैक स्पॉट है, काला धब्बा है, और इस काला धब्बा को मिटाने के लिए जहर भी पीना पड़े तो हम लोगों को कोई एतराज नहीं। कुशवाहा के बयान पर कांग्रेस भड़क गई है। उसने आरोप लगाया है कि कुशवाहा का बयान न्यायपालिका का अपमान है, अवमानना है। उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह व्यवस्था पूर्णतः अप्रजातांत्रिक है, एंटी डेमोक्रेटिक है, हमारे संविधान निर्माताओं की भावना के प्रतिकूल है, जनता की भावना के पूर्णतः प्रतिकूल है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आतंकवाद की। जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकी हमला हुआ है। यहां पर बांदीपोरा जिले के हाजीन में आतंकियों ने देर रात आर्मी कैंप पर हमला किया। 13 राष्ट्रीय राइफल्स और हाजीन पुलिस स्टेशन के दोनों तरफ से करीब 4 से 6 आतंकी आए और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकियों ने अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से कई राउंड फायरिंग की, जिसके बाद सेना ने भी मोर्चा संभाला और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। आसपास के लोगों को घरों से बाहर न निकलने की अपील की गई है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उधर आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के माछील सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश भी की। हालांकि सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आतंकियों की कोशिश को नाकाम कर दिया और 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका को देखते हुए सेना पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कहा है कि घुसपैठ की हर कोशिश नाकाम कर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर बवाल हो गया है। अमृतसर में अकाल तख्त के बाहर तलवारें चलने लगी। तस्वीरों में अब आप देख सकते हैं कि गोल्डन टेम्पल में 2 गुट आपस में ही भिड़ गए और तलवारें चलने लगी। इस झड़प में कुछ लोग घायल भी हो गए। दरअसल गोल्डन टेम्पल में श्रद्धांजलि समारोह के दौरान अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार संदेश दे रहे थे, तभी सिमरनजीत सिंह मान और कट्टरपंथी सिखों ने देश विरोधी नारे लगाने शुरू कर दिए। अकाल तख्त साहिब में ये नारे लगे तो उनका विरोध किया गया। हालांकि मान समर्थक अड़े रहे और नारे लगाते चले गए। देखते ही देखते हाथापाई शुरू हो गई और फिर तलवारें बाहर निकलने लगी। बीच बचाव करने के लिए एसपीजी को मोर्चा संभालना पड़ा। इस दौरान भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि बाद में हालात पर काबू पा लिया गया। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में भले ही खींचतान मची हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अलग रणनीति के तहत हर वर्ग और हर उम्र के लोगों को अपनी ओर खींचने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज स्टार्टअप इंडिया से जुड़े देश के सैकड़ों युवाओं से बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने सरकार के विजन और टारगेट को सामने रखा। इस दौरान मोदी ने स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं के लिए फंड की समस्या बताई, लेकिन फंड ऑफ फंड्स के जरिए उसका समाधान निकालने की बात भी कही। मोदी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए न्यू इंडिया चैलेंज के तहत उसी का जिक्र किया।
इससे पहले कल मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने वाली महिलाओं से बातचीत की थी। हम जानते हैं कि किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए जरूरी है कैपिटल, करेज और कनेक्शंस, और ये 3 चीजें देश के युवाओं को मिले। इस योजना के तहत हमने इन बातों पर बराबर ध्यान केंद्रित किया है। अब बात आरबीआई के फैसले से लगे महंगाई के कारण की। रिजर्व बैंक ने 3 दिन तक चले विचार विमर्श के बाद रेपो रिवर्स रेपो रेट की दरें बढ़ाने का ऐलान किया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद रेपो रेट 6% से बढ़कर अब 6.25% हो गई है। रेपो रेट बढ़ने का मतलब ये है कि अब बैंक जब भी आरबीआई से फंड लेंगे उन्हें नई दर पर फंड मिलेगा। महंगी दर पर बैंकों को मिलने वाले फंड का बोझ बैंक उपभोक्ता पर डालते हैं। ये बोझ आपके साथ महंगे कर्ज और बढ़ी हुई ईएमआई के तौर पर बांटा जाता है। इसी वजह से जब भी रेपो रेट बढ़ता है तो आपके लिए कर्ज लेना और महंगा हो जाता है। साथ ही जो कर्ज फ्लोटिंग है उनकी ईएमआई भी बढ़ जाती है। रेपो रेट का लगभग सभी प्रकार के लोन दरों पर असर पड़ता है।